आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आज हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्यों होता है और इसका कारण क्या है, किन लोगों को ज़्यादा होता है, मेन इसका कारण क्या है और अगर हो जाए तो कौन सी जांचें कराते हैं और इसका इलाज कब कराना चाहिए और इसका इलाज किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर एक 3% में से किसी एक पर्सन को आप किसी से भी मिले तो उसमें से अगर 3 व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं तो ये समझ के चलिए उस 3 में से किसी एक को ज़रूर टीबी होगा। ठीक है, तो ये टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही बुरे रूप में इंडिया में फैला हुआ है। प्लस इंडिया के अलावा जितने भी गरीब कंट्री हैं जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम डाउन रहता है उन सभी में टीबी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। या इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे ये होता है। इसको गरीबों का बीमारी बोला जाता है। आम तौर पे ये उन लोगों को होता है जो मज़दूर होते हैं, या आम तौर पे उन लोगों को होता है जो मज़दूरी का काम करते हैं या ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे एरिया बटे हुए हैं जहाँ पे टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे कि टीबी है क्या। देखिए, अगर हम वन बाय वन करके समझे टीबी के बारे में सारी चीज़ को, तो टीबी को हम फुल फॉर्म अगर इसका समझे तो टीबी को हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। इसका शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। टीबी को जो सबसे पहले टीबी का जो बैक्टीरिया है जिसको डायग्नोज किया था जिस व्यक्ति ने, जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था कॉच, रॉबर्ट कॉच करके। तो उन्हीं के नाम पे इस डिजीज़ का नाम भी रखा गया है। तो कहीं कहीं आप इसको कॉच डिजीज़ भी पढ़ोगे। जब मैं पहली बार टीबी के मरीज़ देख रहा था तो उस समय मुझे मालूम नहीं था कि इसे कॉच भी पढ़ते हैं। मेरे दिमाग से हट गया था उस समय जब मैं इसको पढ़ रहा था टीबी को। तो मेरे को किसी डॉक्टर ने फिर बोला था, क्या तुम्हें ये कॉच के बारे में नहीं मालूम, कॉच डिजीज़ क्या होता है? मैंने बोला सर मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने बोला कि अरे इतना तुम्हें ये इतना सिंपल चीज़ें तुम्हें नहीं मालूम। तब से मेरे दिमाग में वो चीज़ बसा हुआ है कि कॉज डिजीज़ का मतलब है टीबी। ठीक है, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, फिर से जाके देखा, तब पता चला कि हाँ, इसको कॉज डिजीज़ भी पढ़ते हैं। अगर आप कहीं एक्सरे कराते हैं या सीटी कराते हैं चेस्ट का और आपको पता चलता है उसमें कि अगर वो डायग्नोसिस बन के आता है कि उसको टीबी है, तो कई दफ़ा जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जिसने आपको रिपोर्ट बना के दिया है, आप उसके फिल्म को नहीं बल्कि रिपोर्ट को देखिएगा, तो रिपोर्ट में वो टीबी ना लिख के कॉच के सिम्टम्स लिखते हैं या कॉच डिजीज़ लिखते हैं। डायग्नोसिस में नीचे लिख देंगे इम्प्रेशन के तौर पे कॉच। तो आपको कॉच मतलब कि टीबी पकड़ना है, ठीक है ना। उसमें टीबी क्लियरली कई दफ़ा वो नहीं लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इसके बारे में अभी बताना उचित समझा। इसको हिंदी में तपेदिक दिवस के नाम से भी जाना, तपेदिक रोग भी बोलते हैं या फिर इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। क्षय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बीमारी जिस किसी को भी हो जाता है, क्षय का मतलब होता है ख़त्म होना, नष्ट होना, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना। तो क्षय इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर कमज़ोरी पैदा करने का सबसे छोटा से छोटा कारण या सबसे बड़ा से बड़ा कारण बन सकता है ये। यानी कितना भी बड़ा, कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर उसको टीबी अगर एक बार हो जाता है और उसकी इम्यून सिस्टम या खान-पान जिस समय डाउन होगी, उस समय वो कमज़ोर पड़ना शुरू कर देगा। ठीक है? तो इसीलिए क्षय कराता है शरीर का, नुकसान कराता है, कमज़ोरी पैदा करने वाला सबसे बड़ा डिज़ीज़ है ये। इसमें और कुछ नहीं होता और कमज़ोरी कई दफ़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस कमज़ोरी से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो इसको अलग-अलग नाम से हम इसको जानते हैं। इसका मेन जो कारण है कि ये टीबी होता क्यों है? तो मेन ये इसका जो कारण है, उसका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है? इस बैक्टीरिया के कारण ये टीबी होता है। और ये टीबी किस एरिया में या किस तरह के लोगों को ज़्यादा होता है? तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो आपके न्यूट्रिशन से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका खान-पान कमज़ोर है, आपका इम्यून सिस्टम ख़राब है या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा टीबी के मरीज़ हैं,
वहाँ पे आपको टीबी हो सकता है। आपको अगर अपना खान पान मेंटेन करके आपने रख रखा है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, और अगर आपको टीबी हो भी जाए तो आपको दिखेगा नहीं कि मुझे टीबी है। लेकिन जिस समय आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा या जिस समय आपका खान पान कमज़ोर होगा, उस समय ये अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। यानी कि आप मजबूत हैं, खा पी रहे हैं, जवान हैं, अच्छे से हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कि मुझे टीबी हुआ है। आपको लगेगा जनरल चीज़ें कुछ हुआ है मुझे। लेकिन जिस समय आपका खान-पान कमज़ोर हुआ या इम्यून सिस्टम आपकी डाउन हुई, उस समय ये लक्षण लेके आएगा, तो आपको पता चलेगा उस समय टीबी है। लेकिन वो टीबी उस समय का नहीं, बहुत पुराना भी हो सकता है। तो ये उन लोगों को होता है जो अधिकतर फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री जैसे कि जो लोग 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं, अधिकतर सिलाई करने वाले लोगों को, यानी कि जो एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं ये, या कपड़े के फैक्ट्री में काम करते हैं, या ऐसा एरिया में जहाँ पे टीबी के मरीज़ ज़्यादा मिल सकते हैं, या ऐसा एक जगह जहाँ पे कमज़ोरी या हार्ड वर्क ज़्यादा है, आराम कम है, उस एरिया में ये उन तरह के लोगों को ज़्यादा होता है। सिलाई करने वाले अधिकतर लोगों को आप देखोगे, हर एक 3 में 4 में से लोगों को एक न एक को आपको टीबी देखने को मिलेगा। आप 3-4 लोगों से मिलिए, पता चलेगा एक न एक को या तो अभी टीबी है, या फिर छुपाता है, बता नहीं रहा है, या फिर कभी न कभी उसको टीबी रहा है, या उसकी फैमिली में या फिर उसे, आपको पता चलेगा। तो ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जिसमें खाना-पान का उनका कुछ ध्यान नहीं है। 12 घंटा से लेकर 16 घंटा तक काम करते हैं, और सुबह में कहा तो सुबह में 8-9 बजे ड्यूटी करने जाते हैं, और बेचारे आते हैं 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, इस तरह से, और दिन भर काम कर रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट में ट्यूबरक्लोसिस को जो बैक्टीरिया होता है, वो मूव ऑन कर रहा होता है, घूम रहा होता है। जैसे आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ी, आपको तुरंत एक्टिव होके उसके लक्षण दिखाएगा, और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह का है ये, ठीक है। तो टीबी ये जो होता है मेनली किसी भूत प्रेत के कारण नहीं होता। गांव देहात में इसका बहुत चलन होता है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई भूत प्रेत आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस कारण से ये बीमारी होती है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस समझिए कि ये बीमारी हमारे बॉडी में होती कैसे है। तो ये मेनली हमारी बॉडी में किसी न किसी मीडियम से हमारी बॉडी के अंदर आता है। पहला होता है सांस के थ्रू, मोस्ट ऑफ द केसेस में सांस के थ्रू होता है। यानी अगर किसी मरीज़ को टीबी हो रखा है, उसके सामने अगर मैं खड़ा होकर बात करूं, या वो मेरे सामने खड़ा होकर बात करे, छींके, कहीं आसपास थूक फेंके, या फिर खखार अपना निकाल के फेंक दे, इसका मतलब कि स्पूटम निकाल के फेंके, या फिर कुछ इस तरह से करे, ये खांसे मेरे सामने, तो वो ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन बन जाता है। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या बात करते हैं, तो एयर और वाटर का ड्रॉपलेट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, वो ड्रॉपलेट बनता है। उसके अंदर से जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, तो एक जोड़ लगता है जो हमारा ट्रेकिया, अंदर से लंग्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस है उसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स प्लस में वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये सारा कुछ मिलके वो बाहर निकलता है, और एक जोर से निकलता है, एक स्पीड से। तो अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट में अगर उसको टीबी है, यानी कि छाती का टीबी है, और वो खांसता है, तो उसके छाती से वो बैक्टीरिया उसी जोर से हवा के साथ और उसके नमी मिला हुआ ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करके बाहर निकलता है, और सामने जो व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, जिससे वो बात कर रहा है, वो उसके आसपास के एरिया में छोड़ देता है, और फिर वही हवा को वो सामने वाला व्यक्ति उसको इनहेल करता है, अपने अंदर लेता है, और फिर वो बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट जो रूट होता है जिसके थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टीबी फैलता है, वो होता है सांस के थ्रू, या फिर बलगम के थ्रू, या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से हो जाए, पहला तो ये तरीका रहा। अगर किसी भी व्यक्ति से कुछ स्किन के थ्रू हो जाता है, किसी का कि यूरिन में अगर है बैक्टीरिया, और पता चला कहीं पर भी उसने पेशाब कर दिया, फिर कोई उसी के ऊपर पैर रखता है, गंदे पैर रख दिया, या किसी भी तरह से कर दिया, तो उससे उसके बॉडी में जा सकता है। मतलब बहुत सारे रूट है, लेकिन सबसे मेन रूट है वो ये है कि सांस के थ्रू होता है। अगर सबसे पहले अगर मान लेते सांस के थ्रू अगर उसको हुआ, तो बैक्टीरिया अंदर गया, अंदर जाने के बाद फिर वो क्या करता है,
अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो लंग्स के उस एरिया में जाता है जहाँ पे उसको अच्छी जगह मिल सके, जहाँ पे वो बैठ सके, रह सके। तो लंग्स के सबसे डीपर वाला एरिया में जाता है। और लंग्स अगर मान लो हमारा इस तरह से सांस लेकर आया व्यक्ति, तो ये लंग्स का जो मेन रीजन होता है ये इसमें आया और किसी न किसी एक पार्ट में अपने आप को वो ढाल लिया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आया लंग्स में आने के बाद, और यहाँ पे जो वैक्यूल्स है, ट्रेकिया है, इसे बाइफरकेट करके अंदर घुसा और यहाँ पे आके ये इकट्ठा हो गया। अभी जैसे ही यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो धीरे धीरे वहाँ पे रहने लगा। वैसे तुरंत ही ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो जाके बॉडी में हमें कोई नुकसान नहीं करता। ये नहीं कि इसके अंदर कोई एंटीजन है जाएगा हमारे बॉडी के सेल को मारेगा, ऐसा कुछ नहीं करता। ये हमें लगता है टीबी के जो बैक्टीरिया हमें मारता है, ऐसा कुछ नहीं करता। ये हमें कुछ नहीं मारता। ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और ये जैसे जाएगा वैसे ही हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है अलर्ट पे हो जाएगा। उसको लगेगा बाहर से कुछ आया है, और बाहर से जैसे कुछ आया है इसका मतलब कि बस पूरी सेना की टीम लेके आ जाएगा हमारा बॉडी। यानी कि जितने न्यूट्रोफिल्स है, माइक्रोफेजेज है, वो सारा के सारा यहाँ निकल के आने लग जाएंगे और इकट्ठा होने लग जाएंगे और इसको आके मारने की कोशिश करेंगे। इस बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स घेर लेगा, फिर उसके बाद मैक्रोफेजेज आएंगे। लेकिन न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज इतना सक्षम नहीं होता कि इस बैक्टीरिया को मार सके, उसको मार नहीं पाता। तो इसको अधवारा टाइप का बना देगा या खुद अधमारा हो जाएगा लड़ते लड़ते, लेकिन मार नहीं पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टीबी के बैक्टीरिया और मैक्रोफेज, इन दोनों का एक जमावड़ा सा यहाँ पे बन जाएगा। और जो भी लंग्स का जो रीजन है वो धीरे धीरे वो कवर अप होना शुरू कर देगा। जब इस तरीके से होगा तो ये माइक्रोबैक्टीरिया जो भी है, ये माइक्रोबैक्टीरिया प्लस में ट्यूबरक्लोस, ये हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज गए हैं और यहाँ पे जो भी सेल है लंग्स का वो तो नुकसान कर रहा है ना, नेक्रोस हो रहा है ना, वो तो डैमेज हो रहा है, उसकी इंजरी हो रही है। तो ये इंजरी होगा और ये सब गए तो ये हमारा मैक्रोफेजेज है उसको हटाने की कोशिश करता है, तो सफाई करेगा और मारेगा, न्यूट्रोफिल्स भी उसको ख़त्म करेगा। इसके कारण से इस न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज के कारण एक ग्रैनुल यानी कि दानेदार जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा चारों तरफ से घेरा हुआ। ये इसके मरे हुए सेल, जिंदा सेल प्लस बैक्टीरिया प्लस न्यूट्रोफिल्स प्लस मैक्रोफेजेस, बाद में टी सेल, बी सेल, सब कुछ आएंगे और यहाँ पे ना एक गोला टाइप का, या यूँ कहो कि एक ग्रैनुल, एक मतलब ये एक ग्रंथि टाइप का बना लेगा। उसी ग्रैनुल को बोलते हैं हम ग्रैनुलोमा, यानी ग्रैनुलोमा का ये फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, जो मरा नहीं है बैक्टीरिया, अधमरा है, और अधमरा होने के कारण ये रहेगा, इसी के अंदर रहेगा, काफ़ी समय तक पड़ा रहेगा। जिस समय इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हमारा जो भी न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम के पार्टिसिपेंट्स है या उसी के हिस्सा है, तो वो मजबूत है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा में बन रहे हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जिस समय इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा उस समय ये मैक्रोफेज मर जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर फाइनली ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट यानी कि यही बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4 करके यहाँ पे चारों तरफ अपना फैल जाएगा। तो जब ये सारा कुछ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल तो धीरे धीरे मर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ मर रहे हैं। तो जब यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज आके अटैक करेगा तो ये अपनी केमिकल भी तो रिलीज करेंगे। जब केमिकल रिलीज करेगा तो बॉडी में हल्की हल्की वही फीवर होगा, इसीलिए कभी कभी फीवर होता है और हल्का हल्का फीवर रहता है, इसमें तेज़ बुखार नहीं रहता टीबी के मरीज़ में। ये नहीं कि तेज़ बुखार बना हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन उतना बढ़िया वैसा नहीं होता, क्योंकि एक लड़ रहा हो दूसरा शांत है। टीबी के बैक्टीरिया शांत है और मैक्रोफेज उसको मार रहा है, तो इस तरह से उतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना अच्छा होने के कारण उतना बुखार नहीं आता है। तो जो भी आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे वो बुखार वाला वो इसी कारण से होगा। सांस लेने में परेशानी होगी क्योंकि यहाँ के जो सेल है धीरे धीरे नेक्रोस होगा, तो उसको चलने फिरने में दम फूलेगा। कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो उसमें दम फूलेगा, अगर वो दौड़ रहा है तो उसे दौड़ा नहीं जाएगा, बोलेगा तो ज़्यादा देर तक उसे बोला नहीं जाएगा, उसको लगेगा मेरी सांस चढ़ रही है, क्योंकि सांस लेने वाला जो सेल है वही तो लंग्स का सेल है, उसी को नुकसान कर दिया।
तो इस कारण से सारी परेशानी, सांस से जुड़ा हुआ सारी परेशानी फिर उसको होना शुरू करेगा। अब इस तरीके से जो फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोमा। अब ये ग्रेनुलोमा यहाँ पे बना रहेगा और ये तब तक बना रहेगा जब तक इम्यून सिस्टम उसके साथ रहेगा। जब मैक्रोफेजेस मर जाएंगे तो यहाँ के सेल खत्म होंगे। तो इस तरह का जब नेक्रोसिस होगा इसमें सेल में, तो यहाँ पे लगभग सूखा सूखा सा लगेगा, सूखा वाला नेक्रोसिस, यानी कि इसके अंदर लिक्विड वाला पार्ट बहुत कम रहते हैं। जब सूखा वाला रहेगा तो इस तरह के नेक्रोसिस को बोलते हैं हम, मैंने यहाँ लिख रखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, कैसियस नेक्रोसिस। यानी कि इसमें किस तरह का नेक्रोसिस होगा, यानी कि यहाँ लंग्स के जो सेल है वो कैसियस नेक्रोसिस होंगे और फिर फाइनली यहीं कैल्सिफाइड होके कैल्सिफिकेशन होगा। जब यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होगा तो यहाँ पे सफ़ेद टाइप का पैचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सफ़ेद टाइप का पैचेस नज़र आएंगे, यानी सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे नज़र आएंगे। आज जब वही एक्सरे कराओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा सफ़ेद सफ़ेद सा, जो कैल्सिफिकेशन होने के कारण। बाकी लंग्स में काला काला नज़र आएगा और जहाँ पर भी ये पैचेस बन गए हैं, यानी जहाँ का सेल नेक्रोस हो चुका है, वहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नज़र आएंगे। अब ये टीबी अगर लंबे समय तक बना हुआ है, पड़ा हुआ है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, क्योंकि ये तो एक्टिव ज़्यादा है ही नहीं, वैसे पड़ा हुआ है। जिस समय इम्यून सिस्टम आपका डाउन हुआ तो धीरे धीरे ये अपना अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है और बहुत स्लो ग्रो करता है। ये नहीं कि बहुत फास्ट कर दिया, बहुत स्लो, कई सालों तक भी कर सकता है, महीनों भी लगा सकता है। वो इम्यून सिस्टम के ऊपर, खान पान के ऊपर डिपेंड है टोटल ये। तो वह धीरे 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 यहाँ पे मैंने बताया ना कि लिम्फेटिक सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। तो यही धीरे 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 जाएगा और यहाँ के जो लिम्फेटिक है, जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ के लिम्फ होते हैं, ये लिम्फेटिक्स, तो यहीं से ग्रो करते हुए आएगा और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर घुस जाएगा। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर घुस के जहाँ पे ये बोलते हैं ना, किसी किसी का यहाँ पे ग्लोरी टाइप का निकला हुआ रहता है, इधर इधर निकला रहता है, अब वहाँ जाके वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, किसी लिम्फ में घुसेगा, तो इस तरह के जो टीबी, यानी कि पहला जो लंग्स में हुआ तो प्राइमरी जगह पे हुआ ना, पहली जगह, तो इस टीबी को बोलेंगे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, लेकिन जब ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस यानी लंग से जब लिम्फेटिक रीजन में चला जाएगा, लिम्फ्स में चला जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। क्या? सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। और जब यही लिम्फेटिक से यहाँ पे पड़ा हुआ है, लिम्फेटिक से ब्लड बॉडी के किसी रीजन में जा सकता है, लेकिन अगर यहीं से, जैसे कि ये तो लंग्स में है और आपने जोर से खांसा, धीरे धीरे ये तो सब कुछ जाएगा ना, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो तो एक्सपेल करके बाहर निकालना चाहेगा अपनी मैकेनिज्म से, जोर से, तो इस कारण से खांसी भी आएगी, यानी उस मरीज को बार बार खांसी भी आएगी। जब कोई मरीज खांसेगा और बार बार खांस रहा है तो यहाँ की म्यूकोसल लेयर बहुत पतली पतली है ना, और उसके अंदर ब्लड की जो सप्लाई है, आर्टरी, वो भी बहुत पतले पतले है। तो कई दफ़ा या तो इसी के अंदर के जो वेसल्स है वो रप्चर कर जाते हैं, या फिर जो ट्रेकिया है इसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर कर जाते हैं, और उस कारण से खांसी के में जो इसके बैक्टीरिया है, मरा हुआ जो सेल है, वो सब कुछ मिला हुआ, और प्लस न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, सारा कुछ है, डिफेंस के सेल, प्लस में ये इसके जो सेल जो खुरच गए हैं, ये सब आपस में खांसते वक्त ये बाहर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे, और अगर ये यहाँ पे गला पे आया, ठीक है, गला पे अगर आया और गले पे अगर फंस गया, गले पे तो स्पुटम है यानी खखार है, कफ है, अगर ये गले पे आया और गले पे चिपक गया ये बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया चिपक गया, कुछ बैक्टीरिया बाहर आ गया, और आपको खखार आया और पता चला, कुछ लोग खखार को फेंक देते हैं ना, तो आपने उस खखार यानी कि उस स्पुटम को आपने उस कफ को फेंक दिया, तब तो बाहर निकल गया, यानी कि वो पानी के साथ साथ भी निकल गया, कफ भी बाहर निकल गया, कफ में जो चिपका था। लेकिन कुछ लोग उसको निगल जाते हैं, स्पुटम को, अधिकतर लोग निगल ही जाते हैं और अधिकतर समय निगल जाते हैं। अगर आपने उस कफ को निगल लिया तो निगलने के बाद वो खाना का रूट तो यहाँ है ना, वो तो खाने के रूट में चला गया। अब खाने के रूट से कहाँ जाएगा? वो पेट में जाएगा, पेट से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से, इसका मतलब पूरी बॉडी में चला गया, छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में कोई भी चीज़ जाता है
वो सीधा ऑब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, वो तो ऑब्जॉर्ब होने का साइट है, जगह है, जहाँ के सब कुछ घुसा देता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। यानी कि छोटी आंत में गया है तो सीधा चला जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से फिर कहाँ जाएगा, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। यानी कि अगर आपको टीबी हुआ है और आपको मालूम है तो कभी भी आपको बलगम आए तो उसको निगलना नहीं चाहिए। टीबी के मरीज़ के अपने बलगम को कभी नहीं निगलना चाहिए, बल्कि फेंकना चाहिए। अगर आप उस बलगम को निगल लेते हो, आपको मालूम है आप मुझे टीबी है और उस बलगम को अगर आप निगलते हो तो वो बलगम जाएगा आपके पेट के हिस्से में, आपके पेट के किसी भी हिस्से में जाके वहाँ पे टीबी कर सकता है, और नहीं तो वहाँ से ब्लड में मिल के शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकता है। तो उस तरह का जब टीबी होगा जो लंग से फैल के आपके निगलने के कारण पेट में आया, पेट में छोटी आंत से फिर वो कहीं पर ही फैल गया, खून में मिल गए, तो उस टीबी को टर्सरी ट्यूबरकुलोसिस या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलियरी या टर्सरी ट्यूबरकुलोसिस, टर्सरी ट्यूबरकुलोसिस या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इन्हें तीसरे तरह का ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस इस तरह से होता है ये। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है और कैसे कैसे होता है। अगर हम इसके साइन देखें तो आपने देखा कि साइन किस किस बेसिस पे आएंगे। यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है, जहाँ पे नेक्रोसिस होगा तो इन्फ्लामेशन भी होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के सारे साइन आएंगे। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ हल्का हल्का उस मरीज़ को इन्फ्लामेशन बहुत तगड़ा वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे उसको हल्का हल्का छाती भारी भी लगेगा, सूजन हल्की हल्की बनी रहेगी, तो इसलिए उसको अपना छाती भारी भी लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा क्योंकि एरिया कवर कर लिया है। यहाँ पे उसको छाती में कभी कभी दर्द भी महसूस होगा, और उसको हल्की हल्की बुखार भी रहेगी, रात में पसीने भी आएंगे, जब बुखार आएंगे तो बुखार उतरेगा भी, तो इसलिए रात में उसको नाइट स्वेट के नाम से इसको बोला जाता है। रात में उसे कई दफ़ा पसीने भी आएंगे और फिर उतर जाएंगे, सुबह में उतर जाएगा, दिन में नॉर्मल रहेगा। जब सब कुछ रहेगा तो उसको खाने का मन करेगा नहीं, तो उसकी भूख कम हो जाएगी, और जब खाएगा नहीं तो खून की कमी होने से पूरा थकावट, शरीर पूरा थका थका सा रहेगा। ठीक है, वो खांसी करेगा तो उसके अंदर का खांसी होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि रास्ते में ही है, कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, तो बार बार खांसी आएगा, और खांसी में आपका बलगम भी हो सकता है और उसमें खून भी कई दफ़ा हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसके सिम्टम्स या साइन देखें क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो हेमोप्टाइसिस हो सकता है, यानी कि बलगम के साथ साथ खून की भी उल्टी हो सकती है। ठीक है, और ये सीवियर केसेस में होता है, जब टीबी काफ़ी सीवियर हो जाता है तब ये चीज़ होता है। कफ होगा जो सबसे मेन कॉज है देखा जाता है, और स्पूटम यानी खांसी होगी और उसके साथ बलगम वाली खांसी होगी। कुछ टीबी ऐसे होते हैं जिसमें बलगम नहीं भी निकलता या कम निकलता है, तो ये ना समझे कि अगर बलगम नहीं आ रही तो उसका मतलब वो टीबी ही नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन अधिकतर में बलगम आती है। एक्सट्रीम वीकनेस, भैया वो खा पी नहीं रहा है तो उसको कमजोरी नहीं आएगी, इनको बहुत उसे कमजोरी महसूस होगा। नाइट स्वेट यानी रात के समय उसको पसीने आएंगे चेहरे पे, गर्दन पे, चेहरे पे आते हैं और केवल गर्दन पे आते हैं, और रीजन में पसीने नहीं आएंगे। माइल्ड से मॉडरेट फीवर रहेगा, यानी उसकी जो बुखार होगी बहुत तेज नहीं रहेगा, हल्का बुखार या थोड़ा सा तेज हो सकता है। इस तरीके से 101, 99, 99.100 इसी के आसपास में रहेगा, 101 से ऊपर नहीं जाएगा, ये इसी के बीच में रहेगा। लॉस या रिड्यूस्ड एपिटाइट, यानी उसकी भूख पूरी तरह से मर जाएगा, ख़त्म सा हो जाएगा, या फिर कम हो जाएगा उसका भूख। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी भी चीज़ में उसका जी नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, उसका कोई काम में करने की उसकी इच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर कुछ उसे है, और वो इस तरह के रूप में है कि उसको इतना जल्दी में उसको नुकसान भी नहीं कर रहा है और उसको ठीक भी नहीं होने दे रहा है, तो उसका मन खराब सा लगेगा। जैसे कि मान लो अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, आपके पेट में लैट्रिन फंसा हुआ है, पूरी तरह से आपका सुबह पेट साफ नहीं हुआ है, आपका दिन भर मन देखते हो ना अजीब सा रहता है, फ्रेश अगर आप अच्छे से नहीं हुए हो तो आपको हमेशा ही अटपटा सा बना हुआ ऐसा महसूस होता है। तो अगर लंग्स में कुछ फंसा हुआ है तो आपका जी लगेगा, यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका किसी काम में ज़्यादा मन नहीं करेगा, वो मन मार के रहेगा, वो देखोगे। अनीमिया, खाएगा पिएगा नहीं तो क्या होगा, उसे खून की कमी हो जाएगी, यानी खून की कमी उसको देखने को मिल सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, अगर कम इन्फ्लेमेशन है तो चेस्ट पेन ना भी हो सकता है। ठीक है,
अगर इस तरीके से होता है और हम ये समझे कि इसका ट्रांसमिशन किस तरह से होगा, ये तो आपने सिम्टम समझ लिया कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे, जैसे मैंने शुरू में बता दिया हूँ, तो देख लेते हैं इसमें किस तरीके से। ड्रॉपलेट के थ्रू, यानी खांसने से, छींकने से, थूकने से, खखार फेंकने से। आप बात कर रहे हो, मुंह पे मास्क वगैरह नहीं डाल रखे हो, तो इससे वो चीज़ फैलती है। नेक्स्ट है यूरिन से, कहीं इधर उधर पेशाब कर दिए, उससे भी हो जाता है। और बॉडी फ्लूइड से भी, बॉडी फ्लूइड जैसे कि स्पूटम, आपने कहीं पर भी खांस दिया, या फिर सलाइवा, मुंह का जो लार है, थूक है, कहीं भी निकाल दिए, इससे भी। कंजेनाइटल भी हो जाता है, अगर किसी माँ को टीबी हो रखा है और उसकी माँ को इसके बारे में कोई पता नहीं है, और पता है और उसका कोई इलाज नहीं करा रखा है उन्होंने, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उसके बच्चे को भी टीबी हो जाए। ठीक है, क्योंकि माँ से उसके बच्चे में होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। अगर टीबी किसी को हो जाए या उसको इनमें से कोई ऐसा लक्षण नज़र आए, अनीमिया, खून की कमी, भूख नहीं लगना, कम लगना, थकावट महसूस होना, हल्की फीवर होना, इस तरह से खांसी आना, बलगम आना, इस तरीके से अगर कोई भी लक्षण उसको आता है टीबी के, वज़न कम हो जाना, वेट लॉस, सबसे मेन चीज़ तो इसमें यही है, वेट लॉस। देखोगे उसका वेट दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अगर इस तरह से ऐसा कोई भी लक्षण आता है तो जांच कौन सी कराएं, सबसे बड़ी बात ये होती है, कैसे पता चले। तो देखिए इसमें जो जांच होती है मेनली दो तरह की होती है, एक होती है पैथोलॉजिकल और एक होती है रेडियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल वो जांच जो पैथोलॉजी में कराई जाती है, लैब में कराई जाती है, यानी कि जिसमें ब्लड के सैंपल से या फिर स्पूटम के सैंपल से किए जाते हैं जांच। और रेडियोलॉजिकल वो जांच है जिसमें रेडियोलॉजी रेडिएशन से की जाती है। ठीक है। तो पैथोलॉजिकल की जांच अगर देखें तो मेनली ये दो तरह की जांच होती है, दो चीज़ों की जांच कराई जाती है। आमतौर पे यूरिन की भी करा लेते हैं, या तो स्पूटम की कराते हैं या फिर ब्लड की कराते हैं। यूरिन की भी करा सकते हैं आप। स्पूटम यानी कि आपने जो खांसा है, बलगम निकला है, उस बलगम की जाँच। देखते हो ना हर जगह लिखा रहता है बलगम की जाँच कराइए, अगर 15 दिन से ज़्यादा ही आती, 21 दिन से ज़्यादा आपको खांसी बनी हुई है, बलगम निकल रहा है, तो बलगम की जाँच कराइए। बलगम की अगर जाँच कराते हैं तो बलगम की जाँच में दो तरह की जाँचें हैं। एक है AFV। AFV का मतलब होता है A फॉर एसिड, B फॉर F फॉर फास्ट, और B फॉर बैसिलाई। ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं AFB, यानी स्पूटम की AFB कराते हैं या फिर कल्चर कराते हैं। कल्चर वो जांच होती है जिसको एक मीडियम में रख के ग्रो किया जाता है उस स्पूटम को। अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो उसमें ग्रो कर जाएगा उस मीडियम में, यानी कि वो बैक्टीरिया जिस एनवायरनमेंट के लिए में फेवरेबल रहेगा वैसा एनवायरनमेंट उसको दे दिया जाता है, उसमें उसी स्पूटम को रख दिया जाता है। अब उस स्पूटम को रख दिया, वैसा एनवायरनमेंट हो गया, अगर उसमें टीबी की बैक्टीरिया है तो ग्रो करेगा, यानी कि वो अपने बच्चे पैदा करेंगे, रेप्लिकेट करेगा। तो उस तरह के जांच को क्या बोलते हैं, कल्चर। वो किसी भी ब्लड का भी कल्चर करा सकते हो और स्पूटम का भी करा सकते हो। तो अगर हम टीबी में बात करें तो टीबी में अगर स्पूटम की जांच करा रहे हो तो या तो AFB कराते हैं या कल्चर कराते हैं या फिर दोनों कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ब्लड की अगर जांच कराएं तो ब्लड में देखिए दो तरह का जांच होता है, एक तो क्यूटेनियस होता है, एक मॉलिक्यूलर होता है। क्यूटेनियस का मतलब है जो चमड़ी की जांच है, चमड़ी के अंदर जो टीका लगाते हैं 1 हफ्ते के बाद, फिर उसको देखते हैं सूजा है नहीं सूजा है, या बंद हो गया, पिचक गया है, उसी के बेसिस पे हम पता करते हैं। तो ये जो जांच होती है दो तरह की होती है, एक होता है मैनटॉक्स टेस्ट और एक होता है BCG टेस्ट। BCG मैनटॉक्स दोनों एक ही जैसी जांच ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि BCG में जो मैंने बताया ना वैक्सीन वाला हिसाब किताब, लाइव एटेन्यूएटेड या पार्सली मरा हुआ जो बैक्टीरिया होता है वो डाला जाता है, और जो मैंटॉक्स होता है उसका एंटीजन डालते हैं। ठीक है, यानी कि अगर पहले किसी को टीबी होगा तो वो बॉडी को तो मालूम चल जाएगा ना, जैसे एंटीजन डालेगा तो बॉडी को क्या मालूम चल जाएगा, अरे हाँ ये टीबी है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ पहली बार जाता है तो हमारा बॉडी क्या कर लेता है, याद करके रख लेता है। मेमोरी सेल होती है ना डिफेंस मैकेनिज्म का, इम्यून सिस्टम का, तो याद करके रखेगा। अगर बॉडी को कभी हुआ है कभी भी टीबी, तो उसको याद करके रखा है उसके एंटीजन को कि इस तरह का एंटीजन है, इसको ऐसे मारना है, इसमें ये वाला एंटीबॉडी बना के रखना है। तो जैसे आप उसकी एंटीजन डालोगे तो बॉडी क्या करेगा,
वो तुरंत रिएक्ट कर देगा वहाँ पे, यानी कि वहाँ तुरंत इन्फ्लामेशन पैदा करा देगा। यहाँ पे आपने डाला अगर टीबी की जो एंटीजन, जैसे एंटीजन आपने यहाँ पे डाला तो क्या करेगा, तो यहाँ का पूरा एरिया सुझा देगा, वो तो फूल जाएगा सीधा। और अगर नहीं है तो इस एंटीजन के कारण फूल जाएगा, पहली बार जा रहा है उसमें भी तो फूल जाएगा। तो पहली बार अगर आपने डाला है तो फूल जाएगा, और फिर उसके कुछ समय के बाद, क्योंकि इतना पावरफुल तो होता नहीं है कि पूरा फैल जाए, तो कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो टाइम बीतेगा 48 घंटे 72 घंटे अपने आप ही सपाट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। शुरू में तो फूलेगा ही है, लेकिन अगर जो एक हफ्ते तक अगर बना रह जाए, फूलना बंद ना हो, फूला रहे, लाल रहे, टेंडरनेस आ जाए इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि उसको टीबी पहले था। ठीक है, तो कई दफ़ा ये जो क्यूटेनियस वाला जो मैनटॉक्स टेस्ट है अच्छा रिजल्ट देता है, कई दफ़ा नहीं देता है। तो अब इसको बहुत कम लोग कराते हैं लेकिन पहले सबसे ज़्यादा प्रचलित ये टेस्ट था। उसके जगह पे बीसीजी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा सटीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया बीसीजी क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड डाला गया है, तो सेम दोनों का मैकेनिज्म काम करने का सेम ही है, बस इसकी पोटेंसी ज़्यादा, इसकी पोटेंसी कम है। लेकिन अगर आपको वही मैंने बताया ना, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी वाली कहानी है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, क्योंकि इसमें एंटीजन डायरेक्ट दे रहे हो और इसमें नहीं दे रहे हो। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपने बीसीजी का दे दिया, तो पता चला कि उसको बीसीजी से ही ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, है ना। तो उस पेशेंट की कंडीशन देख के भी आपको जांच करनी चाहिए, ठीक है ना। यानी मैनटॉक्स करा सकते हो या बीसीजी करा सकते हो पेशेंट को देख के। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इनके जो रिजल्ट है कई दफ़ा पॉजिटिव कई दफ़ा निगेटिव आ जाता है, कभी दफ़ा फॉल्स रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। दूसरा है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर जो टेस्ट होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल लेवल पे, यानी कि डीएनए लेवल पे जो जांच करके दे। अगर किसी को टीबी होगा तो बॉडी के जो डीएनए होगा सेल का, वो उसके अंदर चेंजेस किया होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस लाया होगा, तो वो डीएनए के बेसिस पे जो किया जाता है, यानी कि डीएनए लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो जांच की जाती है, तो उसको हम मॉलिक्यूलर टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें दो तरह के टीबी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू करते हैं, या टीबी गोल्ड के नाम से ये एक होता है। तो टीबी गोल्ड अधिकतर वहाँ पे किया जाता है जो आर्थराइटिस यानी जॉइंट में जो टीबी हो, किसी को जॉइंट पेन अगर कहीं होता हो और पता चला कि वो ठीक ही नहीं हो रहा, हो सकता है वहाँ पे टीबी के बैक्टीरिया वहाँ पे बैठे हुए हों, ठीक है ना। तो अधिकतर वहाँ पे ये करा जाता है। जो ऑर्थोपेडिक जो अगर टीबी आता है, हड्डियों में अगर टीबी अगर आपको है, तो वो अधिकतर टीबी पीसीआर या टीबी गोल्ड कराती है। महंगा होता है इसलिए आमतौर पे लोग नहीं कराते या नहीं सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये सबसे सटीक देता है। ये अगर आपको है तो दे देगा हाँ है, अगर नहीं है तो दे देगा नहीं है। ये क्लियरली कट देता है। ये थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन इसके रिजल्ट सबसे बेहतर है, अभी तक के जितने भी टेस्ट है सबसे बेहतर है ये, ठीक है। इसीलिए जैसे कि बहुत खिचड़ी पकाने वाले ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, उससे बढ़िया अगर आपको कराना है तो टीबी पीसीआर टीबी गोल्ड करा लो, आपको एक बार पता चल जाएगा कि है या नहीं है, पेशेंट की जेब देख के भी, ठीक है। दूसरा होता है रेडियोलॉजिकल जांच। रेडियोलॉजिकल जांच में किस तरीके का होता है, एक्सरे कराते हैं, सीटी करा सकते हो, एमआरआई करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें एक्सरे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सरे से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे है या नहीं। अगर पैचेज बन रहे हैं तो वाइट वाइट फिल्म में देखोगे, वाइट वाइट से पैचेज दिखाई देंगे कैल्सिफिकेशन के, अगर नहीं है तो पूरा काला काला नज़र आएगा, आपको काला नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर भी ब्लैक नज़र आ सॉरी वाइट नज़र आ रहा है या स्पॉट के रूप में नज़र आ, पूरा पैचेज के रूप में नज़र आएगा, तो इसका मतलब उसमें टीबी के हैं पैचेज वो, ठीक है ना। तो एक्सरे से ही पता चल जाता है। सिटी उससे ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप सिटी भी करा सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि इसका इलाज किस तरीके से करते हैं, तो इसका एटीटी थेरेपी देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, यानी कि इसका सब कुछ डिसाइडेड होता है, एक पैकेज में होता है कौन कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होते हैं वो कौन कौन से चलने हैं या हर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज होता है। आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आपका पूरा इलाज वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एटीटी थेरेपी होती है, वो चला जाता है 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, 16 महीने का, 18 महीने के। पहले 18 महीने और 24 महीने का होता था, लेकिन अब कम कर दिया गया, अब 9 महीने 12 महीने का होता है, उसमें मेडिसिन में डेवलपमेंट होने के कारण। इसकी टाइप देखें तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस वही, अगर लंग्स में होता प्राइमरी,
सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस लंग से लेके लिम्फ नोड में आएगा, जो यहाँ पे ग्लोरी के रूप में नजर आएगा, तो इसका मतलब है सेकेंडरी। और अगर वहाँ से अगर आपने स्पूटम को निगल लिया फिर बॉडी में कहीं भी फैल गया तो उसको टर्सरी या फिर मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस बस इतना ही था। अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक को लेकर आएंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो शुक्रिया।